स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सीबीआई वर्सेस राजेश तलवार एंड नूपुर तलवार। एसटी नंबर 477 ईयर 2012। सीबीआई स्पेशल जज एस लाल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गाजियाबाद। इस मामले में प्रोसिक्यूशन स्टोरी कुछ इस तरह से है। तारीख थी 15 मई 2008। रात लगभग 9:30 बजे डॉक्टर राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश शर्मा ने L32 सेक्टर 25 नोएडा यानी डॉक्टर राजेश तलवार के घर पर उनको उनकी कार से ड्रॉप करते वक्त देखा कि घर पर केवल 4 लोग मौजूद थे। डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार, उनकी बेटी आरुषि उम्र करीब 14 साल और घरेलू नौकर हेमराज। फिर ड्राइवर उमेश शर्मा अपने घर चला गया। ये लास्ट सीन थ्योरी है, जहां तक सब ठीक ठाक दिखता है। अगली सुबह यानी 16 मई 2008 को आरुषि अपने बेडरूम में मरी हुई पाई गई। उसका बेडरूम अभियुक्तों डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार के बेडरूम से लगा हुआ था। उन दोनों बेडरूम के बीच केवल लकड़ी की एक दीवार थी। घरेलू नौकर हेमराज की लाश अगले दिन तारीख 17 मई 2008 को घर के ही टेरिस पर पाई गई थी। क्राइम सीन से कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी या किन्हीं घुसपैठियों ने इस अपराध को अंजाम दिया हो। इस दोहरे हत्याकांड के बाद कुछ शुरुआती फैक्ट्स का खुलासा हुआ कि घरेलू नौकरानी भारती मंडल रोज की तरह तारीख 16 मई 2008 को भी सुबह 6 बजे डॉक्टर तलवार के घर यानी L32 सेक्टर 25 के फ्लैट पर पहुंचकर कॉल बेल घंटी बजाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आती। दूसरी बार वो बेल बजाकर साइड की सीढ़ियों पर पोछा बाल्टी लेने गई। तब उसने हाथ से लोहे के बाहरी ग्रिल गेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। भारती ने फिर से कॉल बेल बजाई तो डॉक्टर नूपुर तलवार लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहरी ग्रिल गेट के पास आई और उससे पूछा कि हेमराज कहाँ हैं। भारती ने कहा कि मुझे नहीं पता। तब डॉक्टर नूपुर तलवार ने उससे कहा कि वो मदर डेयरी से दूध लेने गया होगा और वो ग्रिल गेट को बाहर से ताला लगा गया है, तुम उसके आने तक बाहर ही रुको। तब भारती डॉक्टर नूपुर से कहती है कि वो उसे चाबी दे दे ताकि वो ताला खोलकर अंदर आ सके। तब डॉक्टर नूपुर उससे कहती है कि तुम नीचे जाओ, यानी कि सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर लेवल पर, और वो बालकनी से उसकी ओर चाबियां फेंक देंगी। भारती मंडल सीढ़ियों से नीचे जाकर ग्राउंड लेवल पर खड़ी हो जाती है। इसी दौरान डॉक्टर नूपुर बीच के ग्रिल दरवाजे को खोलती है और उसे बालकनी से बोलती है कि दरवाज़ा लॉक्ड नहीं है और बाहर से केवल कुंडी लगी है। भारती वापस आकर दरवाजे की कुंडी खोलकर घर के अंदर आती है तो उससे डॉक्टर नूपुर कहती है, देखो हेमराज क्या करके गया है। जब नौकरानी भारती आरुषि के कमरे में गई तो देखा कि बेड पर आरुषि की डेड बॉडी पड़ी है और सफ़ेद बेड शीट से वो ढकी है और उसका गला चीरा काटा हुआ है। भारती बहुत डर गई और सीढ़ियों से नीचे जाकर फर्स्ट फ्लोर के निवासियों को खबर की और उसके बाद वो उस घर से तुरंत निकलकर दूसरे घर में साफ सफाई के अपने रूटीन काम करने को चली गई। उसी समय डॉक्टर नूपुर के माता पिता और डॉक्टर राजेश का भाई डॉक्टर दिनेश तलवार वहां पहुंचते हैं। पड़ोस के पुनीश राय टंडन L28 निवासी भी करीब 6:15 बजे डॉक्टर राजेश तलवार के घर पहुंचते हैं। मिस्टर टंडन ने वापस अपने घर आकर सेक्टर 25 के सिक्योरिटी गार्ड्स को फ़ोन किया और घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने को कहा। वीरेंद्र सिंह नाम का सिक्योरिटी गार्ड L32 डॉक्टर राजेश तलवार के घर पहुंचा तो डॉक्टर राजेश तलवार ने उसे बताया कि आरुषि की हत्या करके नौकर हेमराज भाग गया है। उसके बाद वीरेंद्र सिंह सेक्टर 25 के गेट नंबर 1 पर वापस आया तो उसे कांस्टेबल पवन मिला। उसने उसे घटना की सूचना दी। तब सिपाही पवन ने सेक्टर 25 पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर बच्चू सिंह को घटना की जानकारी दी। एसआई बच्चू सिंह घटना स्थल पर सुबह 7:30 बजे पहुंचा, जहां उसे
पहले ही से ही मौजूद एसपी सिटी नोएडा, सीओ सिटी, पुलिस थाना सेक्टर 20 के थाना प्रभारी सिपाही पवन और मृतका के परिजन और रिश्तेदार मिले। इसी बीच डॉक्टर राजेश तलवार ने थाना सेक्टर 20 नोएडा में मामले को और जानबूझकर देरी कराने की कोशिश की। उसने स्टेटमेंट थाने में दिया कि वो L32 सेक्टर 25 नोएडा में अपनी पत्नी और बेटी आरुषि के साथ रहता है। उसी घर के कमरे में नेपाली मूल का नौकर हेमराज रहता है। पिछली रात उनकी करीब 14 साल की बेटी आरुषि अपने बेडरूम में सो रही थी, लेकिन सुबह वो अपने बेड में मृत पाई गई और उसके गले पर गहरे छिन्न घाव थे। नौकर ने उनकी पुत्री का कत्ल किया है और वो रात से गायब है, इसलिए रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई की जाए। इस आधार पर केस क्राइम नंबर 695 सन 2008 धारा 302 आईपीसी तहत FIR दर्ज की गई नौकर हेमराज के खिलाफ। मामले का इन्वेस्टिगेशन थाना प्रभारी सेक्टर 20 SI दाताराम नौनेरिया ने अपने हाथ में लिया। वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में घटनास्थल पर गए और क्राइम सीन को देखा और मृतक आरुषि के बेडरूम का निरीक्षण किया। साथ ही मृतक का माँ बाप यानी डॉक्टर दंपति के 161 के बयान दर्ज किए। चौकी इंचार्ज सहित कई थानों के पुलिस फोर्स के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। मिस आरुषि के बेडरूम के निरीक्षण पर पुलिस ने पाया कि आरुषि की डेड बॉडी उसके बिस्तर में पड़ी हुई थी और तेज धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। उसका सिर तकिया पर था और बेडशीट और गद्दे खून से भीगे हुए थे। उसकी टी-शर्ट कमर के ऊपर थी, ट्राउज़र उसकी कमर से ठीक नीचे था और ट्राउज़र का नाड़ा बंधा हुआ था। लेकिन कमरे में के विभिन्न सामान ठीक से करीने से व्यवस्थित किए गए पाए गए। आरुषि के बिस्तर के सिरहाने के पीछे दीवार पर खून के छींटे थे। कांस्टेबल चुन्नीलाल गौतम की ड्यूटी तारीख 16 मई 2008 को सुबह 8 बजे आरुषि के कमरे और लॉबी के फोटोग्राफ लेने को लगाई गई। साथ ही उसने फिंगरप्रिंट लिए, विस्की की बोतल, प्लेट, ग्लासेस, हेमराज के कमरे, शराब की 2 बोतलें, 1 बोतल स्प्रिट और मुख्य दरवाजे से उसने ये फिंगरप्रिंट लिए। गवाहों की मौजूदगी में SI बच्चू सिंह ने आरुषि की डेड बॉडी का पंचनामा सुबह 8 से 10 बजे तक किया। फिर बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया। कांस्टेबल राजपाल सिंह और कांस्टेबल पवन कुमार द्वारा जरूरी कागजातों सहित प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC सेक्टर 22 नोएडा के तत्कालीन प्रभारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुनील कुमार दोहरे ने आरुषि की बॉडी की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम दोपहर में करीब 12 बजे से 1:30 बजे तक किया। ये ध्यान देने की बात है कि यही डॉक्टर सुनील दोहरे अब प्रमोशन पाकर गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी CMO पद पर कार्यरत हैं। एक खास बात यह भी कि डॉक्टर सुनील दोहरे ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि व्हाइटिश डिस्चार्ज वाज फाउंड इन द वेजिना, यानी कि आरुषि की डेड बॉडी की प्राइवेट पार्ट योनि से सफ़ेद पदार्थ का रिसाव हो रहा था। मौत से पहले की 4-5 चोटें आरुषि की डेड बॉडी पर इस तरह थी। 4x3 सेंटीमीटर का गहरा घाव जो कि उसकी बाईं आंख की आईब्रो से 1 सेंटीमीटर ऊपर उसके माथे पर था और उसकी चोट उसकी खोपड़ी की कैविटी तक पहुंच गई थी। दूसरी चोट बाईं आंख की आईब्रो पर 2x1 सेंटीमीटर का चाकू काटे जैसा घाव। तीसरा बाएं पार्श्व यानी पैराइटल भाग में 8x2 सेंटीमीटर का घाव। और चौथी चोट थायराइड कार्टिलेज के ऊपर 14 सेंटीमीटर x 6 सेंटीमीटर का चाकू काटे जैसा छिन्न घाव उसकी गर्दन पर पाया गया। उसकी ट्रैकिया आधी कटी पाई गई। गर्दन की बाईं धमनी आर्टरी कटी फटी थी। इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन में आरुषि की बाईं पैराइटल हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। ऐसा ही हेमेटोमा उसकी खोपड़ी की राइट साइड में था। मृतका की मौत डॉक्टर ने 12 से 18 घंटे पहले होना बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, और मौत का कारण बताया हाइपोवोल्मिया, यानी कि शरीर से धीरे धीरे ज़्यादातर खून का बह जाना। अंगों का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया। वेजिनल स्लाइड्स भी तैयार की गई थी। IO यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दाताराम नौनेरिया ने खून से सने कपड़े, तकिया, बेडशीट आदि गवाहों की मौजूदगी में सीज किए और मेमो तैयार किए।
गवाह थे मोहम्मद आमिर और दिगंबर सिंह। उसके बाद उन्होंने हेमराज के कमरे की तलाशी ली। वहां से 16 वाइन की किंगफिशर बियर की एक खाली बोतल, हरे रंग की एक प्लास्टिक बोतल मिली। उन्हें कब्जे में लिया गया। साथ ही फ्लैट के डाइनिंग हॉल की टेबल पर बैलेंटाइन स्कॉच की बोतल मिली। कुछ शराब उसमें बाकी भी थी। सभी सीज कर गवाह मोहम्मद आमिर और दिगंबर सिंह के हस्ताक्षर कराए गए। उन्होंने साइट प्लान बनाया और भारतीय मंडल सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए। एसआई दाताराम ने घर की छत पर भी जाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ी पर जो गेट लगा है उसमें ताला लगा था और उस पर खून के धब्बे थे। तो एसआई दाताराम ने डॉक्टर राजेश तलवार से टेरिस के दरवाजे की चाबी देने को कहा, तो डॉक्टर तलवार ने कहा कि उनके पास चाबी नहीं है और उन्हें ताला तोड़ने में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि हेमराज को देखना चाहिए कहीं वो फरार होने में कामयाब ना हो जाए। तारीख 17 मई 2008 यानी कि अगले दिन डॉक्टर राजेश का भाई डॉक्टर दिनेश तलवार को टेरिस के दरवाजे की चाबी देने दिलाने के लिए पुलिस ने कहा, तो उसने कहा कि चाबी मेरे पास नहीं है। तब एसआई दाताराम ने उस ताले को तोड़ दिया और टेरिस के दरवाजे को खोलकर टेरिस पर के गौतम, रिटायर्ड पुलिस अफसर, और डॉक्टर सुशील चौधरी और डॉक्टर दिनेश तलवार के साथ ऊपर छत पर गए, तो वहां खून से लथपथ हेमराज की डेड बॉडी पाई गई। डेड बॉडी को कूलर के पैनल से ढका गया था और उसे घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे। डॉक्टर दिनेश तलवार को बॉडी की शिनाख्त करने को कहा गया, लेकिन उसने कहा कि वो डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर सकता। लेकिन वहां इकट्ठे हो गए लोगों में से राम प्रसाद और रुद्रलाल आदि ने हेमराज के रूप में उसकी शिनाख्त की। तारीख 17 मई 2008 को ही कांस्टेबल चुन्नीलाल गौतम ने टेरिस से फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ्स लिए। एसआई बच्चू सिंह ने 12:30 से 2:30 बजे दोपहर उसका पंचनामा कार्रवाई इंक्वेस्ट पूरी की और बॉडी को सील करके जरूरी पुलिस कागजातों सहित 2 सिपाहियों सहित मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर रात लगभग 9 बजे तारीख 17 मई 2008 को हेमराज की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर नरेश राज ने किया। मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष थी और सादा कदकाठी का था। उसके मुंह और नाक से खून रिस रहा था। उसका पेनिस सूजा हुआ था। मौत से पहले की उसकी चोटें कुछ इस तरह थीं। पहली दाहिनी कोहनी के नीचे खरोच के निशान थे। दूसरे उसकी बाईं कोहनी के नीचे घाव 3x4 सेंटीमीटर का था। उसकी थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, गर्दन के साइड्स और सामने चाकू से काटे जैसा घाव यानी इंसाइज वुंड था। वो घाव 30 सेंटीमीटर लंबा था। घाव से ट्रेकिया भी कटा हुआ था। हेमराज की बाईं आईब्रो के 2 सेंटीमीटर ऊपर माथे पर 3x2 सेंटीमीटर का घाव था। उसकी गर्दन पर भी 3x2 सेंटीमीटर हड्डी तक गहरा घाव था और वहीं साइड में एक ऐसा ही उससे बड़ा घाव मौजूद था। उसकी बॉडी के इंटरनल एग्जामिनेशन में उसी गर्दन की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर ट्रेकिया को तोड़ा गया था। मृतक की मौत डॉक्टर ने 1.5 से 2 दिन पहले बताई और ज्यादा खून बह जाने से सदमा लगना मौत का कारण बताया। उसका बिस्तरा सुरक्षित रखा गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन दौरान L32 फ्लैट की छत पर रखे कूलर से लाल रंग के पानी की बोतल का सैंपल लिया और स्वतंत्र गवाह शिवराम और दिगंबर की मौजूदगी में उसका मेमो भी तैयार किया। टेरेस के प्लेन फर्श से और ब्लड धब्बे भी लेकर मेमो तैयार किया गया। स्वतंत्र गवाह तवनजीत सिंह चड्ढा और अतुल सचदेवा के हस्ताक्षर कराए गए। डॉक्टर राजेश तलवार, डॉक्टर दिनेश तलवार सहित कई लोगों के बयान उस दिन लिए गए। अन्वेषण दौरान पाया गया कि अपराध साक्ष्य छिपाए गए थे, इसलिए धारा 201 आईपीसी केस में जोड़ी गई। स्लाइड रिपोर्ट उस दिन मिलने पर मामले में इन्वेस्टिगेशन थाना 39 एसएचओ अनिल समानिया को ट्रांसफर की गई। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एसएचओ अनिल समानिया वो को तेज तर्रार पुलिस अधिकारी माना जाता है और गाजियाबाद के नीतीश कटारा हत्याकांड, जिसमें कि बाहुबली डीपी यादव और उनके बेटे
शामिल थे। उस मामले में आईओ एसएचओ अनिल समानिया ही थे और उनकी पुलिस विभाग और जनता ने काफ़ी वाहवाही की थी। तो तारीख 18 मई 2008 को सिपाही चुन्नीलाल ने हेमराज की डेड बॉडी के फोटो मोर्चरी में लिए। तारीख 23 मई 2008 यानी घटना के एक सप्ताह बाद डॉक्टर राजेश तलवार को स्थानीय नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके 6 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन प्रति अपनी सहमति दर्शाते हुए गजट नोटिफिकेशन तारीख 29 मई 2008 को जारी किया। कार्मिक विभाग भारत सरकार ने उसके 2 दिन बाद 31 मई 2008 को मामले में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपने का नोटिफिकेशन जारी किया। सीबीआई दिल्ली ने मामले में केस दर्ज करके तारीख 31 मई 2008 को ही इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के एसपी विजय कुमार और उनकी टीम को सौंप दिया। उन्होंने अगले दिन 1 जून 2008 को घटनास्थल यानी L32 सेक्टर 25 नोएडा का दौरा किया और 14 सामान सीज करके सील किए गए और मेमो कॉपी डॉक्टर नूपुर तलवार को दी। अगले दिन उनके निर्देश पर CFSL एक्सपर्ट ने L32 फ्लैट के टेरेस की दीवार पर खून के धब्बे वाली हथेली की छाप का प्रिंट लिया और उसे कब्जे में लिया। 13 जून 2008 को अन्य नौकर कृष्णा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और L14 सेक्टर 25 के उसके सर्वेंट क्वार्टर की तलाशी ली और 3 चीज सील करके सीज कर दी। 18/6/2008 को सीबीआई के एसपी विजय कुमार के निर्देश पर इन्वेस्टिगेशन टीम के हरि सिंह ने डॉक्टर राजेश तलवार की टी शर्ट और हाफ पैंट और उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार का गाउन, बाथरूम चप्पलें और डॉक्टर राजेश तलवार के 4 जोड़ी जूते सीज कर दिए। बाद में डॉक्टर के अन्य कर्मचारी और उनके भाई के क्लिनिक आदि के सहायक राजकुमार और विजय मंडल को भी सीबीआई ने पकड़ा। तारीख 9 जून 2008 को दिल्ली एम्स में नौकर कृष्णा का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया। फिर 3 दिन बाद कृष्णा का बेंगलोर में ब्रेन मैपिंग, नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए फॉरेंसिक साइंस लैब में। 11 जुलाई 2008 को सीबीआई ने गाजियाबाद की स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीबीआई की अदालत में धारा 169 सीआरपीसी तहत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। बड़ी हैरत अंगेज बात है, जिसके आधार पर डॉक्टर राजेश तलवार को जेल से छोड़ दिया गया। सीबीआई एसपी विजय कुमार तब केस से हट गए और मामले की इन्वेस्टिगेशन 25 अगस्त 2008 को इंस्पेक्टर MS फर्तियाल को ट्रांसफर कर दी गई। ये वही मिस्टर MS फर्तियाल इंस्पेक्टर है जिन्होंने निठारी कांड में इन्वेस्टिगेशन की थी। तारीख 13 मार्च 2009 तक केस उनके पास रहा। तब इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस के अफसरों सहित अनेक गवाहों के बयान धारा 161 सीआरपीसी तहत दर्ज किए। इस काम में उन्हें सीबीआई के ही इंस्पेक्टर रिचपाल सिंह, इंस्पेक्टर पंकज बंसल, इंस्पेक्टर NR मीणा और SI सतीश शर्मा ने सहयोग किया। तब आईओ इंस्पेक्टर MS फर्तियाल का ट्रांसफर देहरादून हो गया तो मामले की विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर रिचपाल के पास आई। उन्होंने मार्च 2009 से सितंबर 2009 तक यानी करीब 6 माह तक इन्वेस्टिगेशन मामले में किया। फिर इन्वेस्टिगेशन AGL कॉल यानी डिप्टी SP CBI को ट्रांसफ़र कर दी गई। डिप्टी SP मिस्टर कॉल ने डॉक्टर राजेश तलवार को अपनी गोल्फ स्टिक्स को पेश करने को कहा। इससे पहले डॉक्टर राजेश तलवार से उनकी एक गायब गोल्फ स्टिक के बारे में पूछा गया था, लेकिन उसने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। गोल्फ स्टिक्स को CFSL को मेडिकल जांच को भेजा गया था। CBI देहरादून के SP ने डॉक्टर राजेश तलवार से पूछा कि जब उनकी एक गोल्फ स्टिक गायब थी तब उसने गोल्फ स्टिक का पूरा सेट कैसे पेश कर दिया। इस पर डॉक्टर राजेश तलवार की तरफ से किसी अजय चड्ढा नाम के व्यक्ति ने अपनी ईमेल आईडी से मिस्टर कॉल को ईमेल भेजा कि एक गोल्फ स्टिक फ्लैट की सफाई के दौरान आरुषि के कमरे के सामने अटारी में पाई गई थी। उन गोल्फ स्टिक की परीक्षा पर यह पाया गया कि उनमें से 2 गोल्फ स्टिक अन्य स्टिक से ज़्यादा साफ हैं
उन 2 गोल्फ स्टिक्स की उमेश शर्मा, जो कि डॉक्टर राजेश तलवार का ड्राइवर था, ने शिनाख्त की और कहा कि वो दोनों उसने ही हेमराज के कमरे में रखी थी। शिनाख्त कार्रवाई गवाह लक्ष्मण सिंह की मौजूदगी में की गई थी। डॉक्टर राजेश तलवार ने बताया कि किताब 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन की 3 गलतियां, आरुषि के मर्डर के टाइम आरुषि के बेड में थी। राजेश तलवार ने वो किताब इंस्पेक्टर अरविंद जेटली को दी और आरुषि का मोबाइल भी, लेकिन उस किताब पर खून या डीएनए नहीं पाया गया। मिस्टर कॉल सीबीआई ऑफिसर ने डमी टेस्ट भी कराया और उसका मेमो भी तैयार किया। इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद मिस्टर कॉल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरुषि और हेमराज की हत्या डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार ने ही की थी, यानी कि आरुषि की हत्या उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार ने ही की थी, ना कि नौकरों कृष्णा, राजकुमार या विजय मंडल या किसी बाहरी आदमी ने। लेकिन भ्रष्टाचार कहें या कि ऊपर से सिफारिश या दोनों, बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जिन मिस्टर कॉल ने आरुषि के माँ बाप को फाइंडिंग में ये पाया कि वो ही उसके हत्यारे हैं, उसके बारे में सीबीआई के मिस्टर कॉल के सीनियर अफसरों के हस्तक्षेप के बाद मिस्टर कॉल ने ही मामले में केस बंद करने की क्लोजर रिपोर्ट यानी एफआर सीबीआई गाजियाबाद की कोर्ट की स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की। उनके खिलाफ डॉक्टर राजेश तलवार ने उस क्लोजर रिपोर्ट यानी एफआर के खिलाफ डॉक्टर राजेश तलवार ने कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की और क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर मामले में सीबीआई को आगे और इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देने की मांग की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी तारीख 9 फरवरी 2011 को और मामले में धारा 190(1)(b) सीआरपीसी तहत खुद अपराध का संज्ञान लेकर डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों को बतौर अभियुक्त समन जारी कर मामले के ट्रायल में पेश होने को आदेशित किया। दोनों डॉक्टर ने ऐसे समन आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, लेकिन वहां पर भी उनका मामला प्री मैच्योर बताकर खारिज कर दिया गया और मजिस्ट्रेट आदेश की पुष्टि कर दी गई। फिर सेशन ट्रायल केस होने से मजिस्ट्रेट ने केस को सेशन कोर्ट को सुपुर्द यानी कमिट कर दिया। इस तरह प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी पुलिस सरकारी पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपनी परीक्षा करने पर डॉक्टर राजेश तलवार ने स्वीकार किया कि वो 11:30 बजे सो गए थे उस दिन और रात 15-16 मई की रात को बिजली जाने से उनका एसी बंद हुआ था या नहीं उन्हें याद नहीं है। डॉक्टर राजेश तलवार ने स्वीकार किया कि आरुषि के कमरे के गेट का लॉक होटल के गेट के लॉक की तरह ही है, यानी कि यदि बाहर से उसे बंद कर दिया जाए तो अंदर से बिना चाबी के तो वो खुल सकता है, लेकिन बाहर से फिर बिना चाबी के उसे नहीं खोला जा सकता। उसने आगे कहा कि उसने नोटिस नहीं किया कि आरुषि की बेड सीट पर रिंकल्स यानी सिकुड़ने थीं या नहीं। डॉक्टर राजेश तलवार ने कहा कि आरुषि के वेजिनल कैविटी से वाइट डिस्चार्ज की मौजूदगी रिकॉर्ड का एक मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम डॉक्टर सुनील दोहरे का बयान कि आरुषि की वेजिनल कैविटी का खुला होना स्पष्ट था, उसका गलत बयान है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं लिखा है उन्होंने। और आईओ को दिए पहले के 3 बयानों में भी डॉक्टर सुनील दोहरे ने ऐसा होना नहीं बताया। डॉक्टर राजेश तलवार ने कहा कि ये साक्ष्य कि आरुषि का हाइमेन पुराना, हेल्ड और फटा हुआ था और कुछ नहीं बल्कि उनकी बेटी के चरित्र हनन और बदनामी का काम है। ये भी गलत है कि आरुषि की चोट नंबर 1 और 3 गोल्फ स्टिक से की गई थी और चोट नंबर 2 और 4 सर्जिकल वेपन से की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आरुषि के कमरे की सफाई की गई थी और उसके बिस्तर के गद्दे पड़ोस के L24 फ्लैट के टेरेस पर रखे गए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी के क्रियाक्रम वास्ते
बाहर गए थे। डॉक्टर तलवार ने स्वीकार किया कि घटना से 3-4 माह पहले उन्होंने अपनी सेंट्रो कार सर्विसिंग के लिए भेजी थी और उन्हें नहीं पता कि गोल्फ स्टिक और अन्य चीज़ें कार में पड़ी थीं और ड्राइवर उमेश ने वो रख ली थीं। उन्हें नहीं पता कि नौकर हेमराज चंट चालाक था या सुस्त। घर डैमेज कंडीशन में था, इसलिए सफ़ेदी और पेंट कराने का कारण डॉक्टर राजेश तलवार ने बताया। पार्टीशन वॉल लकड़ी की नहीं थी बल्कि ईंटों की थी और उस पर लकड़ी के पैनल्स लगाए गए थे, ये भी डॉक्टर राजेश तलवार ने कोर्ट को बताया। ऐसे ही डॉक्टर नूपुर तलवार ने भी अपने 313 सीआरपीसी के बयान में अपने पति डॉक्टर राजेश तलवार जैसा ही लगभग बयान दिए, लेकिन उसने स्वीकार किया कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आरुषि की वेजिनल कैविटी से वाइट डिस्चार्ज होना दर्शाया गया है। लेकिन उसने डॉक्टर सुनील दोहरे यानी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के शेष बयान को गलत बताया। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने अपने लैंडलाइन नंबर से हेमराज के मोबाइल नंबर पर 16 मई 2008 को ही सुबह 6 बजे कॉल की थी, यानी जिस दिन घटना खुली थी उस दिन सुबह। उसने सीबीआई पर केस प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, नौकर कृष्णा का अपराध में शामिल होने का इशारा किया। साथ ही डॉक्टर नूपुर तलवार ने आईओ मिस्टर कॉल पर भी आरोप लगाए कि नौकरों के खिलाफ उनके पास सबूत थे, लेकिन उन्होंने वो छिपाए और कोर्ट को मिसलीड किया। डिफेंस लॉयर यानी बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार के वकील मिस्टर तनवीर अहमद मीर ने कहा कि ये पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है और प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 38 डॉक्टर एम.एस. दहिया की रिपोर्ट कि डॉक्टर राजेश तलवार ने गंभीर और अचानक प्रकोपन कारण हत्याएं की स्वयं में भरोसा नहीं जगाती हैं, क्योंकि उनकी ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी पुलिस और सीबीआई द्वारा उन्हें भेजी सूचना पर आधारित है कि आरुषि के बेडरूम में उसके तकिए और बेड शीट पर हेमराज का खून पाया गया था, जिससे कि ऐसा लगता है कि दोनों मृतकों को डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि के बेडरूम में आपत्तिजनक हालत यानी कंप्रोमाइज पोजीशन में देखकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन डॉक्टर दहिया अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखते हैं कि उन्होंने 9/10/2009 को घटनास्थल का दौरा कर क्राइम सीन का निरीक्षण किया और उन्होंने जिरह में स्वीकार भी किया कि वहां जाने के दौरान कोई पब्लिक विटनेस उनके साथ नहीं था। साथ ही उन्होंने इंस्पेक्शन मेमो भी नहीं बनाया। सीबीआई अधिकारी मिस्टर कॉल अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखते हैं कि आरुषि के तकिए और बेडशीट पर हेमराज का ब्लड नहीं पाया गया, लेकिन याद रखने योग्य बात यह है यहाँ पर कि वो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के सीनियर अफसरों के हस्तक्षेप पर कोर्ट में दाखिल करते हैं मिस्टर कॉल, और इससे पहले मिस्टर कॉल खुद तलवार दंपति को आरुषि की हत्या के लिए दोषी मानने का निष्कर्ष निकाल चुके थे। आगे डिफेंस काउंसिल मिस्टर मीर प्रोसिक्यूशन की यानी पुलिस, सीबीआई और डॉक्टरों सहित सरकारी सिस्टम की और भी कमियां कोर्ट के सामने उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर सुनील दोहरे से जिरह में ये स्वीकार किया है कि पीएम रिपोर्ट में उन्होंने ये नहीं लिखा कि आरुषि की वेजिनल कैविटी से वाइट डिस्चार्ज पाया गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि स्लाइड्स में कोई स्पर्म नहीं पाए गए। अतः डॉक्टर दोहरे की गवाही साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होने से एडमिसिबल नहीं है। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 36 डॉक्टर नरेश राज ने, जिसने कि हेमराज का पोस्टमार्टम किया था, उसने अपनी गवाही बयान में कहा था कि हेमराज के लिंग पर सूजन थी, जो कि लैंगिक संभोग करते समय हत्या होने पर संभव है। मिस्टर मीर कहते हैं कि ये उन डॉक्टर की फोरेंसिक साइंस की नॉलेज की कमी दिखाता है और उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई अधिकारियों की अपने 161 के बयानों में भी ये बात नहीं कही। साथ ही मिस्टर मीर ने मोदी की पॉपुलर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की किताब का हवाला दिया कि 18 से 36 घंटे या 48 घंटे मृत्यु होने के बाद आंखें सॉकेट से बाहर आ जाती हैं। और भी कई बातें उन्होंने कोर्ट की और कहा कि पेनिस
और अंडकोश में सूजन भी आ जाती है। इसलिए डॉक्टर नरेश राज का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। सीबीआई द्वारा बनाई एक्सपर्ट कमेटी में डॉक्टर सुनील दोहरे और डॉक्टर नरेश राज दोनों भी थे और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों से ऐसा लगता था कि दोनों मृतक को भारी हथियार जैसे खुकरी के धारदार या भोतरे यानी मोटे किनारे से भी चोटें आ सकती हैं, यानी दोनों किनारों से चोटें आ सकती हैं और दूसरा हथियार यानी खुकरी से भी ऐसी चोटें आ सकती हैं। इससे गवाह डॉक्टर सुनील दोहरे की रिपोर्ट कि आरुषि की चोट 1 और 3 गोल्फ स्टिक से आना संभव है और चोट नंबर 2 और 4 सर्जिकल तेज धारदार चाकू जैसे हथियार से आना संभव है। इस तरह दोनों रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होने से स्वीकार नहीं की जा सकती। ऐसे ही डॉक्टर नरेश राज की रिपोर्ट और गवाही का मामला बताया गया। मामले में कोई आई विटनेस नहीं था, ये सच भी है और मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, जो कि इन्वेस्टिगेशन द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों जो कि आपस में काफ़ी क्रिटिक हैं, आलोचना योग्य हैं और उनके बीच बहुत सबस्टेंशियल गैप यानी सारवान अंतर है और कड़ी भी पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की नहीं मिलती है। किसी हथियार की बरामदगी भी नहीं है और नौकरों या माता पिता से कोई लिंक भी नहीं दिखता। डिफेंस विटनेस डॉक्टर उर्मिल शर्मा ने कहा कि 2 मासिक पीरियड्स यानी मेंसेस के बीच हार्मोन परिवर्तन के कारण 13-14 साल की लड़की में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात है। इस तरह प्रोसिक्यूशन की जो वर्जन है उसमें कई कमियां डिफेंस काउंसिल ने कोर्ट के सामने पेश की और ये बड़ी गंभीर बात थी। अब प्रोसिक्यूशन ने इसके बाद अपनी दलीलों में कहा कि आई केयर हॉस्पिटल सेक्टर 26 नोएडा के डॉक्टर सुशील चौधरी ने रिटायर्ड पुलिस अफसर के गौतम को फ़ोन मिलाकर कहा, जो कि सीओ पद से रिटायर थे नोएडा में, उनसे फ़ोन मिलाकर कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लैंगिक संभोग का साक्ष्य नहीं आना चाहिए और ये तथ्य डॉक्टर दिनेश तलवार, डॉक्टर सुशील चौधरी और के गौतम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से साबित भी है। डॉक्टर सुनील दोहरे ने बयान दिया था कि जब वो पोस्टमार्टम करने जा रहे थे तो डॉक्टर दिनेश तलवार ने उन्हें सेल फोन देकर एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर टी.डी. डोगरा से बात कराई। उनसे ये भी कहा गया कि दोनों मर्डर रात में L32 फ्लैट की 4 दीवारी के अंदर किए गए और दोनों अभियुक्त वहां मौजूद थे। नहीं, यहाँ थोड़ा सा संशोधन है, वो ये कि डॉक्टर सुनील दोहरे से ये नहीं कहा गया, बल्कि प्रोसिक्यूशन वर्जन ये है कि दोनों मर्डर रात में L32 फ्लैट की 4 दीवारी के अंदर किए गए और दोनों अभियुक्त वहां मौजूद थे। उनके अलावा घर में और कोई नहीं था मृतकों के सिवाय। अतः धारा 106 साक्ष्य अधिनियम तहत अभियुक्तों का दायित्व है कि वो परिस्थितियों को साफ कर साबित करें। इसलिए डिफेंस काउंसिल की दलील खारिज करने योग्य हैं और अभियुक्त ही दोषी हैं, इसलिए उन्हें सजा दी जाए। तो इस तरह अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा, अदालत ने अपनी फाइंडिंग में कहा कि अभियुक्तों यानी कि डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आरुषि के कमरे का लॉक कैसे खुला और किसने खोला। दूसरे 15-16 मई 2008 यानी घटना की रात इंटरनेट रात में भी आरुषि के कमरे में एक्टिव था, यानी कि इसके मायने ये हुए कि कम से कम एक एक्यूज यानी मुलजिम जाग रहा था उस घटना के समय। ये दिखाने को कुछ भी नहीं है कि एक आउटसाइडर आदमी या आदमियों का उस घर में रात 9:30 बजे के बाद आना हुआ हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि उस रात सेक्टर 25 नोएडा में बिजली सप्लाई नहीं रोकी गई थी। उस रात संदिग्ध हालात में फ्लैट्स के आसपास कोई
व्यक्ति घूमता फिरता भटकता भी नहीं देखा गया। कोर्ट ने कहा कि घटना की रात उस घर में किसी बाहरी व्यक्ति या व्यक्तियों की बलपूर्वक यानी जबरन एंट्री का भी कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। साथ ही कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में यह भी पाया कि उस फ्लैट में किसी चोरी का उस रात कोई सबूत नहीं है और 16 मई 2008 की सुबह डॉक्टर नूपुर तलवार ने नौकरानी भारती मंडल से झूठा बहाना बनाया कि दरवाजा बाहर से लॉक्ड है, जबकि वो बाहर से लॉक्ड या कुंडी भी नहीं लगी थी। भारती मंडल यानी नौकरानी ने कहीं भी अपने बयान में ये नहीं कहा कि दोनों अभियुक्त रो रहे थे, जबकि डॉक्टर नूपुर तलवार ने अपने बयानों में ऐसा कहा है। जब नौकरानी भारती ने सुबह डॉक्टर नूपुर तलवार से बात की तो उसने अपनी बेटी की हत्या की शिकायत उससे नहीं की, बल्कि नौकरानी से सामान्य रूप से बात की और झूठ मूठ उससे कहा कि हेमराज मदर डेयरी बूथ पर दूध लेने गया होगा। इससे धारा 8 साक्ष्य अधिनियम की सुसंगत कमी डिफेंस के मामले में दिखती है। साथ ही कोर्ट ने पाया कि दोनों अभियुक्तों के कपड़े खून से भीगे नहीं थे और ये बिल्कुल अस्वाभाविक है, ये अप्राकृतिक है कि एकमात्र पुत्री यानी संतान यानी कि डॉक्टर नूपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार की एकमात्र संतान आरुषि ही थी और उसकी हत्या या मौत पर वे उसे गले न लगाएं, तो ये बिल्कुल अस्वाभाविक बात है। यानी कोर्ट ये कहना चाहती है कि यदि वो गले लगाते तो आरुषि के शरीर से खून के धब्बे उनके माता पिता यानी डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार के कपड़ों पर आते, जो कि उनके कपड़ों पर नहीं थे। कोई बाहरी आदमी ये हिम्मत नहीं करेगा कि बुरी तरह घायल दशा में हेमराज को वो टेरिस पर ले जाए और उसके बाद टेरिस के दरवाजे में लॉक लगाने को ताला खोजे। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में यह भी पाया कि यह संभव नहीं है कि एक बाहरी आदमी हत्या करने के बाद वहां बैठकर स्कॉच व्हिस्की पिए, ये जानते हुए भी कि पास के कमरे में मृतक आरुषि के माता पिता हैं, बल्कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता तो ये होगी कि वो क्राइम सीन से तत्काल भागेगा। कोई बाहरी आदमी हेमराज की बॉडी को टेरिस पर ले जाने की मशक्कत या चिंता क्यों करेगा, बल्कि एक आदमी टेरिस पर बॉडी ले भी नहीं जा सकता। टेरिस के दरवाजे को इस घटना के पहले कभी भी ताला नहीं लगाया गया था, लेकिन 16 मई 2008 को वहां ताला लगा था और अभियुक्त ने पुलिस के मांगने पर भी उसे चाबी नहीं दी थी। कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में ये पाया। कोर्ट ने कहा कि यह भी संभव नहीं है कि अपराध करने के बाद बाहरी आदमी क्राइम सीन को सजाएगा, संवारेगा यानी व्यवस्थित करेगा। गोल्फ क्लब स्टिक नंबर 5 अपराध करने के बाद अटारी यानी लॉफ्ट पर फेंक दी गई थी और वहीं से कई महीनों के बाद डॉक्टर राजेश तलवार द्वारा वो पेश की गई थी। कोर्ट ने पाया कि सिर और गर्दन की चोटों का पैटर्न दोनों अभियुक्त का लगभग एक जैसा है, यानी कि जो आरुषि के सिर और गर्दन की जो चोटों की प्रकृति का पैटर्न था वो लगभग एक जैसा था और कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों ने ही वो चोटें कारित की थी और वो चोटें गोल्फ स्टिक और डॉक्टर के चाकू से की जा सकती हैं और दोनों ही डॉक्टर डेंटिस्ट थे, यानी उनके पास वो डेंटिस्ट चाकू मौजूद रहता था और ये सामान्य बात है। तो कोर्ट ने माना कि ये दोनों हत्याएं एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, बल्कि दोनों अभियुक्तों यानी डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार ने ही हत्याएं की और सबूत मिटाई। मामले में प्रोसिक्यूशन सिस्टम के पुलिस, सरकारी डॉक्टर, सीबीआई आदि के सिस्टम द्वारा मेहनत की गई, लेकिन अनेक गलतियां भी की गई और इन सब के बावजूद उपयुक्त आधारों पर अपर सेशन जज सीबीआई कोर्ट श्यामलाल ने दोनों अभियुक्तों को यानी कि डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार को आजीवन कठोर कारावास
और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा दी। दोनों ने इस सज़ा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये दोनों अभियुक्तों की सजाएं रद्द कर दी और उन्हें बरी कर दिया। साथ ही सीबीआई कोर्ट के जज श्यामलाल और उनके फैसले की कानूनी खामियों के कारण कड़ी आलोचना हाई कोर्ट की डबल बेंच ने की। जस्टिस बालकृष्ण नारायण और जस्टिस अरविंद कुमार फर्स्ट ने, और यहाँ तक कहा कि सीबीआई के ट्रायल कोर्ट के जज ने एक फिल्मी डायरेक्टर की तरह चीज़ों को प्रिज्यूम किया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कड़ी पूरी न होने पर भी उनको पूरा मान करके और दोनों अभियुक्तों को अपनी एक तरह से सपने जैसी स्थिति में काम करके सजा दे दी और स्थापित कानून के विरुद्ध काम किया। ये बड़ी कठोर टिप्पणी थी और ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन अच्छे से केस को हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सका, क्योंकि ये एक चर्चित केस है और इसमें 2 लोगों की हत्याएं हुई। एक होनहार स्टूडेंट जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी और एक गरीब नौकर हेमराज। वो दोषी था या नहीं था ये तो पता नहीं चल सका, और यदि नहीं था तो वो बहुत जैसा कि उसकी विधवा पत्नी ने कहा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट बड़ा अजीब है। 2 लोगों की हत्याएं हो गई और हाई कोर्ट ने किसी को भी कसूरवार नहीं माना और न ही इस बारे में आगे ट्रायल करने का या रीट्रायल का या आगे कानूनी कार्रवाई करने का ट्रायल कोर्ट को कोई आदेश नहीं दिया कि वो दोषी का पता करें। और जो मुलजिम थे जिन पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कारण बहुत बड़े सबूत नहीं थे, क्लियर एविडेंस नहीं थे, कोई आई विटनेस नहीं हो सकता था क्योंकि घर की 4 दीवारी के अंदर ये घटना की गई थी। लेकिन देखने वाली बात है धारा 106 एविडेंस एक्ट के तहत कि 4 लोग घर में मौजूद थे और कोई नहीं था, कोई जबरन एंट्री नहीं, और उन 4 में से 2 की हत्या हो जाती है और बाकी 2 अभियुक्त जो कि सटे हुए कमरे में मौजूद थे, तो वो ये स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाए कि मामले में क्या हुआ और क्या नहीं। और उसी के गेट का दरवाज़ा जो अंदर की तरफ खुलता था, उनके डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार अभियुक्त के कमरे की तरफ जो दरवाज़ा खुलता था वो खुला हुआ था। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं दिया गया, तो उनको दोषी मानना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये ज़रूर है कि कितना भी बड़ा शक हो, कितना भी मजबूत शक हो, उसकी बिना पर सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हैं वो सीधे सीधे डॉक्टर राजेश तलवार, डॉक्टर नूपुर तलवार की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके बावजूद ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उन्हें दोषी नहीं माना और बरी कर दिया। ये ज़रूर है कि सीबीआई ट्रायल कोर्ट के जज श्यामलाल ने अपने फैसले में खासकर शुरू में बड़े ही कठिन अंग्रेजी शब्दों का उल्लेख किया है जिनको देखने के लिए डिक्शनरी की ज़रूरत होती है उनका मतलब समझने के लिए। इसकी आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने कुछ अनावश्यक दिखावा किया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको इस गंभीर केस को कानूनी स्थापित सिद्धांतों के तहत गंभीरता से लेना चाहिए था और उसी अनुसार प्रक्रिया अनुपालित करनी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि वो कुछ अतिरेक कर गए
और इसी को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आलोचना का आधार बना लिया। इस केस में वर्तमान स्थिति ये है कि सीबीआई और नेपाल से आई हुई हेमराज नौकर की विधवा पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कई कानूनी खामियों को दर्शाते हुए अपील दायर की हुई हैं, जो कि आज की तारीख में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है और इस मामले में माँ बाप को, नौकरों को और हमारे सिस्टम को सबक लेना चाहिए। और सबक ये है कि हमको अपने समाज में मोरल स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा। नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन की जो किताब पहले कंपलसरी थी सिलेबस में, खासकर प्राइमरी और मिडिल लेवल पर, वो अब हटा दी गई है। सीबीएसई बोर्ड में तो वो नहीं है कम से कम। और इस बारे में जब एक सीनियर महिला एडवोकेट ने कुछ साल पहले, जब चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर थे, तीरथ सिंह ठाकुर थे, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी एक सीनियर महिला एडवोकेट ने कि ये नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सीबीएसई बोर्ड को आदेशित किया जाए, सरकार को आदेशित किया जाए। तो हमारे सिस्टम का मैं यहाँ लोकहितार्थ आलोचना अवश्य करूँगा, जिसका कि मुझे आर्टिकल 19 के तहत मूल अधिकार है कि वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर तीरथ सिंह ठाकुर ने बहुत गलत तरीके से रवैया अख्तियार किया था और वो फाइल उन महिला सीनियर एडवोकेट की तरफ फेंक दी थी, ये कहते हुए कि हमें और कोई काम नहीं है, आप लोग अपना मुंह चमकाने के लिए चले आते हैं, ये कोई पीआईएल लाइक मामला है। इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना और घटिया हरकत मिस्टर तीरथ सिंह ठाकुर ने की थी। ये वही तीरथ सिंह ठाकुर जज साहब हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आजकल जजों की सत्यनिष्ठा की जांच नहीं की जाती। उनके अपॉइंटमेंट के वक्त बस कुछ कानूनी जानकारियां और सिफारिश पहुंच, राजनीतिक पहुंच आदि देखी जाती है, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और कुछ ही परिवारों से लगातार जज बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। नीचे भी बहुत गड़बड़े हैं और मामले में यूपी में तो 610 सीट की भर्ती का मामला में यूपीएसटीएफ की एफआईआर है, ऑन रिकॉर्ड नकल करने के सबूत हैं बनारस में। तो इस तरह से मामला चल रहा है। तो हाँ, मैं मिस्टर तीरथ सिंह ठाकुर को यहाँ कोट कर रहा था कि ये वही तीरथ सिंह ठाकुर हैं जिन्होंने क्रिकेट जैसे बाजारू खेल के बारे में, जिसका आम जनता का उससे कोई लाभ नहीं, केवल बाजार और क्रिकेटर्स को और बाजार को फ़ायदा है, आम जनता को सिर्फ और सिर्फ अपना समय ऊर्जा बर्बाद करने का एक तरीका है वो, उसको और बीसीसीआई बोर्ड को मामले को टॉप प्रायोरिटी के तहत लिया था और उसको आरटीए के दायरे में आना चाहिए, सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए आदि के बारे में सुनवाई की थी कई दिन तक। तो ये देख लीजिए कि हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है और लोकहितार्थ आलोचना का मुझे हक है, कोई भी इस पर कंटेम्प्ट नहीं बनती, और अगर बनती हो तो मेरा खुला चैलेंज है, कोई भी वकील या जज या कोई भी व्यक्ति इस पर कर ले, क्योंकि मूल अधिकार को ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई और कोर्ट, ना ही पुलिस, ना कोई सरकारी सिविल अथॉरिटी, ना मंत्री, ना नेता, कोई नहीं रोक सकते। ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, संविधान के तहत हर नागरिक को प्राप्त अधिकार है, जिस पर वो अपनी सही बात लोकहित के इरादे से, लोकहित की बेहतरी के लिए कह सकता है, कर सकता है और अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय मानवता। दोस्तों, मुझे एक बात और कहनी है आपसे कि यदि आपको मेरा ये प्रयास, ये ऑडियो वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ
सबक शिक्षा मिली हो बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, समाज और सिस्टम के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रयास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।